हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग। आपका स्वागत है आपके अपने शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। आज के हमारे चीफ गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। ये हैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन और एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर का नाम है डॉक्टर रोहित रैना। सर का स्पेशल इंटरेस्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम देसी भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं। डॉक्टर रोहित रैना का हमारे शो में स्वागत है। वेल, थैंक यू डॉक्टर दीपक इस शो में आने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं बहुत ही धन्य हूँ कि आपने मुझे शो में इनवाइट किया। हम आशा करते हैं कि ये शो हमारे लिए एक अच्छा रहेगा और लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्टर रोहित, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इस फील्ड में लेकर आई? आपको जनरल प्रैक्टिशनर बनने के लिए आप इंस्पायर हुए और स्पेशल इंटरेस्ट आपका डायबिटीज़ मेलाइटस में आपका आया? देखिए हम भारत की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन डायबिटीज़, जैसे शुगर की बीमारी बोले हम, हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी, या थायराइड हो गया, या स्ट्रोक हो गया, कार्डिक डिजीज़, इन बीमारियों से बहुत सारे लोग इस देश में प्रभावित है। इंडिया एक डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से प्रभावित है। तो सर, डायबिटीज़ क्या होती है और किस किस टाइप की डायबिटीज़ होती है? देखिए, डायबिटीज़ का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो शुगर होता है, शुगर का बढ़ना, ठीक है। और इसका कारण क्या है कि ये शुगर क्यों बढ़ सकता है हमारी बॉडी में? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है, एंड उसका कम हो जाना या फिर उसकी रेजिस्टेंस होना। रेजिस्टेंस मतलब बोले कि वो अपना काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन। और अगर किसी प्रकार की बात करें तो ये डायबिटीज़ जो होता है बहुत प्रकारों का होता है, जैसे मोटा करने वाला डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 बोले तो जिसमें कि पतला करने वाला डायबिटीज़। बहुत सारे अदर प्रकार के डायबिटीज़ भी होते हैं, जैसे हम बोले कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होना, जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस, और बाकी पेनक्रियाज की वजह से डायबिटीज़ होना, या फिर देसी दवाइयाँ जो लोग खाते हैं उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होता है, और कुछ अदर बीमारियों की वजह से भी डायबिटीज़ होता है, जैसे कि हम मॉडी बोले, लाडा बोले। ये एक स्पेसिफिक डायबिटीज़ के फॉर्म्स होते हैं। तो हमारे देश में डायबिटीज़ कितना कॉमन है? कितने लोगों को डायबिटीज़ पाया जाता है? देखिए, अगर हम देश की बात करें तो देश में हमारे जो डायबिटीज़ है वो लगभग 70 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ अभी तक लोग देखे गए हैं डायबिटीज़ से। और अगर उसकी प्रेवलेंस बोले कि एक टाइम पे कितने लोगों को डायबिटीज़ होता है, वो 10% लोग जो है हमारे डायबिटीज़ से प्रभावित है इस देश में। तो ये डायबिटीज़ होने के मेन कारण क्या होते हैं? ये डायबिटीज़ का मेन कारण जो है हमारा, वो है कि सबसे मेन कारण जो हम बताएंगे, जो लोगों को शायद ज्ञात ना हो, वो है जेनेटिक फैक्टर्स। जीन्स ही एक सबसे मेन कारण है डायबिटीज़ का, अगर हम बोले टाइप 2 डायबिटीज़। और बाकी फैक्टर्स भी इसमें हम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे रहना या फिर कुछ काम ना करना, और खाने पीने में एक अच्छा मतलब खाने पीने में अच्छा ध्यान नहीं देना। और बाकी फैक्टर जैसे कि मैटरनल मदर में कभी कभी डायबिटीज़ हो तो बच्चे में भी ट्रांसमिशन होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी होगी या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी, उससे भी डायबिटीज़ होता है। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिनमें पेनक्रियाज की दिक्कत होती है, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। और कुछ डायबिटीज़ जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ अपनी खिलाफ अपनी बॉडी बन जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़ को बोलते हैं, वो भी एक कारण है। ये हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम हमारी सोसाइटी के बारे में बात करें तो हमारी सोसाइटी में कौन ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को शुगर की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, इसको हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे। जो हमारे रिस्क फैक्टर्स है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो हमारा डायबिटीज़ का है वो है जेनेटिक फैक्टर। जैसे अगर मदर और फादर में डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है 50% टाइप 2 डायबिटीज़ में होने का, और लगभग 10 से 15% टाइप 1 डायबिटीज़ होने में रिस्क। और दूसरे फैक्टर्स जो हो गए वो हो गए हमारे फैक्टर, जैसे कि रिस्क हम बोले कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक बंदा जो बिल्कुल ही कुछ काम धाम नहीं कर रहा है और जिसका कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहा है, जो कि उसका जो खाने का उसका है वो एक ऐसा डाइट है जो मोटापा कर सकता है उसको, वो एक कारण हो गया। ठीक है, वो एक रिस्क फैक्टर है, हमारा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। तो अगर हम हमारी सोसाइटी की बात करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि किसको डायबिटीज़ है? क्या हमारे शरीर में चेंज होंगे? क्या दिक्कत आएंगी? देखिए, हमारी बॉडी में सबसे पहले तो क्या होगा कि सबसे पहला जो सिम्टम बोलेंगे इसको, वो है पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, यूरिन बहुत ज़्यादा आना। ठीक है, ऐसे मरीज़ जो होते हैं बार बार ही रात को पेशाब के लिए जाते हैं, यूरिन बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और दूसरा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, इनको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। और ऐसे मरीज़ जो होते हैं, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इनका इन्फेक्शंस होने का। जी, आप देखेंगे कि मरीज़ कोई आ रहा है आपके पास और बोल रहा है कि मेरे को बार बार इन्फेक्शन हो रही है, बार बार ज़ुकाम हो रहा है या बार बार स्किन में इन्फेक्शन हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हम बोलें कि संकेत है कि इसको डायबिटीज़ हो सकता है ऐसे मरीज़ को। तो जैसे कि आपने अभी बात करी टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो सर ये टाइप 1 और टाइप 2 क्या होते हैं, क्या फर्क होता है इन दोनों में? देखिए, टाइप 1 अगर हम आम भाषा में बोले तो टाइप 1 है कि पतला होने वाला डायबिटीज़, जिसमें कि इंसान का शरीर जो होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से बिल्कुल वो पतला हो जाता है, उसका वेट का लॉस होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें थोड़ा सा उसका वेट गेन अगर हो गया, क्योंकि बोले कि इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में हार्मोन होता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। और टाइप 1 की बात करें कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसमें जेनेटिक जो कारण है वो लगभग 10% के करीब होते हैं, और जो टाइप 2 होता है उसमें कम से कम 50% कारण होता है होने का। और टाइप 1 की अगर बात बोले, डिफरेंस की बात बोले, जो हम आप पूछ रहे हैं हमारे को, टाइप 1 में क्या होता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सिर्फ इंसुलिन को ही रेस्पॉन्ड करता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है इस पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है हमारे को, और साथ ही साथ दवाई का सेवन, और कभी कभी अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो इंसुलिन का सेवन करना पड़ता है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो टाइप 1 में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे बोले कि कीटोन्स का बढ़ना डीके जैसी कॉम्प्लिकेशन होती है। जबकि टाइप 2 में हाइपर ऑस्मोलर कोमा होता है कि कभी कभी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोमा में मरीज जा सकता है। और कॉम्प्लिकेशन बात बोले तो टाइप 2 में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू टाइप 1 में। तो सोसाइटी में अगर मान लो किसी को ये सारे सिम्टम्स हैं तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, उसको तो बिल्कुल, अगर किसी मरीज़ को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि भूख ज़्यादा लगना या फिर यूरिन ज़्यादा आना या फिर क्या कहते हैं प्यास ज़्यादा लगना, तो उसको बिल्कुल डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए कि क्या उसको शुगर तो नहीं है। और डॉक्टर्स पे जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शुगर का टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि मरीज़ को डायबिटीज़ है कि नहीं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इसके? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, बट मैं आपको एक बात बताएंगे, सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक इंसान को अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, अपने खाने में कैलोरी इंटेक को कम करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, सबसे बड़ा और सबसे मेन जो है यही है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ दवाइयाँ जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं या ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग बोलते हैं, और उसके बाद होता है हमारा इंसुलिन। बट टाइप 1 की बात करें तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ इंसुलिन, उसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इंसुलिन का रोल है टाइप 1 में। तो जैसे कि आपने बात करी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है और कितना वेटेज दोगे आप इसका शुगर के इलाज में? देखिए, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी आपको बोला कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे ज़्यादा रोल है। कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है तो शुगर का कंट्रोल नहीं हो सकता है, चाहे वो दवाई खाए चाहे वो ना खाए, इंसुलिन ले ना ले। बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे मेन रोल है डाइट, एक्सरसाइज। अब डाइट की बात करें तो 1600 किलो कैलोरी डाइट हम एडवाइस करते हैं ऐसे मरीजों को, और हम एडवाइस करते हैं एक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को, और साथ ही साथ हम इसको एडवाइस करते हैं वो फूड्स लेना जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड है, ठीक है। और साथ में अगर बात बोले कि एक्सरसाइज की बात करें, जो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो हम चाहते हैं कि मरीज जो है वो एक्सरसाइज, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज होते हैं, वो अपनी एक्सरसाइजेज को एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे भाग दौड़ने वाली एक्सरसाइजेज होती है, या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली उसने जिसमें उसकी मसल मेकअप हो सकता है, और साथ में वो अपनी एंड्योरेंस बढ़ा सकता है। और एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अगर बोले हम कि मरीज को कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज लगातार करनी चाहिए, एक हफ्ते में 5 दिन के लिए, और कभी भी 2 दिन का गैप नहीं रखना चाहिए उसको। तो जैसे आपने टाइप 1 टाइप 2 की बात करी, तो जो हमारी सोसाइटी है उसमें दोनों में से कौन सा ज़्यादा कॉमन है, और जो ज़्यादातर देखा जाता है 50 साल की उम्र के बाद के लोगों में जो डायबिटीज़ होती है वो कौन सी डायबिटीज़ होती है? देखिए, टाइप 2 ही मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है हमारे देश में, और क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है हमारा, जेनेटिक फैक्टर है, एंड साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और इसलिए टाइप 2 ही मोस्टली कॉमन देखा जाता है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में एंड वेस्टर्न पॉपुलेशन में भी। और जो हमारे ओल्ड एज की बात करें तो वहाँ भी कभी कभी एक डिफरेंट सब टाइप ऑफ डायबिटीज़ होता है, इसको बोलते हैं माइल्ड एज रिलेटेड डायबिटीज़, जो कि कभी कभी 70 ईयर्स के बाद भी डायबिटीज़ देखा गया है कुछ मरीजों में, एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ डायबिटीज़ है। तो जैसे कि आपने बताया कि टाइप 1 में
दवाइयों का ज़्यादा रोल नहीं है, इंसुलिन का ही ज़्यादा रोल है, तो टाइप 2 में दवाइयों का कितना रोल हो आप बोलोगे? देखिए, टाइप 2 में दवाई का रोल बिल्कुल है, अगर मरीज की शुगर कंट्रोल नहीं है डिस्पाइट एक अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। बट टाइप 2 में अगर हम बात करें, बट अगर कंट्रोल नहीं है शुगर्स का, हमने एक एक्सटेंसिव बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, उसके बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मरीज को दवाइयों का सेवन करना चाहिए। बट वो दवाइयों का सेवन एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही होना चाहिए, बिकॉज आजकल हमारा अप्रोच जो है वो ग्लूकोज से ज़्यादा, शुगर को कंट्रोल करने से ज़्यादा हमारा अप्रोच जो है मोस्टली जो बाकी कॉम्प्लिकेशन है उनको ठीक करने के लिए होता है। तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन से मरीज आता है, हम उस सेंट्रिक अप्रोच के साथ मरीज को जाते हैं। तो जो दवाइयाँ हम शुगर को ठीक करने के लिए मरीज को देते हैं, क्या उन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ का साइड इफेक्ट है अगर वो ज़्यादा लिया जाएगा मात्रा में, बट बात यह है कि इन दवाइयों का एज सच कोई ज़्यादा खास साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट बात बोले कि अगर मरीज़ लंबे समय से दवाइयों पर है, तो कभी कभी अगर हम गोलियों की बात करें तो गोलियों से कुछ दवाइयाँ वज़न बढ़ा सकती है, कुछ दवाइयाँ जो होती है वज़न घटा सकती है, बट मोस्ट दवाइयाँ जो होती है मरीज़ का वेट न्यूट्रल रखती है। और बाकी जो जैसे डापाग्लिफोजन जो नई नई दवाइयाँ आई हैं, उससे कभी कभी पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, जो भी काफ़ी कम पाया गया है। और साथ में जैसे इंसुलिन की वजह से शुगर कभी कभी कम हो जाती है, वेट गेन होता है। बट ऐसा बोले कि रिस्क और बेनिफिट रेशियो की बात बोले तो रिस्क जो है वो हमेशा कम है एज कम्पेयर टू बेनिफिट, और बेनिफिट हमेशा अच्छा है दवाइयों का अगर मरीज का शुगर कंट्रोल नहीं है। अगर किसी पेशेंट का इलाज चल रहा है और उसका शुगर कंट्रोल में है, तो उस पेशेंट को कितनी बार अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? देखिए, बात आपने बिल्कुल सही पूछी कि अगर शुगर कंट्रोल में है, ठीक है, अगर शुगर कंट्रोल में है तो मरीज को बार बार शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक महीने में 2 बार, 15 दिन में एक बार शुगर चेक कर सकता है अगर वो गोलियों पर है। बट अगर वो इंसुलिन पर है, और अगर इंसुलिन पर है उसका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो हमें कम से कम एक दिन में 1 बार शुगर चेक करना चाहिए। अगर एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा ही शुगर डिरेंज्ड है, उसकी बढ़ती हुआ है, तो हम कम से कम दिन में 3 बार शुगर चेक करना चाहिए हमारे को स्टार्टिंग में। जब मरीज का शुगर कंट्रोल हो जाए, दिन में 1 बार अगर इंसुलिन पे है, बट अगर दवाइयों पे है तो 15 दिन में 1 बार। तो अगर पेशेंट को शुगर नहीं है अभी, लेकिन पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपना ट्रीटमेंट करना चाहता है, उस टाइम पे पेशेंट को शुगर मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए? देखिए, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो ट्रीटमेंट करना चाहता है तो शुगर मॉनिटरिंग का एक ही है कि उस मरीज़ को अपना फास्टिंग शुगर लगातार चेक करना चाहिए। फास्टिंग शुगर को देख के अगर शुगर उसका फास्टिंग शुगर 126 से कम है, ठीक है, तो हम बोलते हैं मरीज़ का डायबिटीज जो है वेल कंट्रोल है। या फिर पीपी शुगर अगर उसका पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने का शुगर उसका 200 से कम है, तो हम बोलेंगे शुगर उसका वेल कंट्रोल्ड है। या फिर अगर उसका HbA1c 7 से कम है, ठीक है, तो हमेशा मॉनिटरिंग के लिए उसको हमेशा एक रैंडम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, रैंडम शुगर चेक करना चाहिए, और HbA1c हर 3-3 महीने बाद चेक करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट शुगर का इलाज लेने से मना कर देता है या किसी रीजन से शुगर का इलाज नहीं लेता है और उसका शुगर बढ़ा हुआ होता है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो? देखिए, कॉम्प्लिकेशन मरीज को बिल्कुल होंगे अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। शुगर एक ऐसी बीमारी है, अगर आप उसको कंट्रोल ना करें तो बेशक ये एक रेडिट डिजीज़ है, बहुत सीरियस डिजीज़ है। और अगर आप उसको कंट्रोल करें तो ये एक इतनी सीरियस डिजीज़ नहीं है। अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो एक कुछ अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जैसे कीटोन्स का बढ़ना शरीर में, मरीज़ का सांस फूलना, या फिर पेट में दर्द होना, या फिर हवा की भूख रहना, और दूसरे जो होते कॉम्प्लिकेशंस, हमें कोमा में मरीज जा सकता है। ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की बात करके मरीज़ का शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करके मरीज़ का काफ़ी टाइम से शुगर बढ़ रहा है, तो उसमें आँखों पे असर होना, गुर्दों पे असर होना, हमारे हार्ट पे असर होना, नर्व्स पे असर होना, और हमारे इन्फेक्शंस होना, और कभी कभी ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन भी हो सकता है मरीज़ों को। अगर बोले कि बीपी कम हो जाना मरीज़ का, दिल की धड़कन कम होना, और बाकी इन्फेक्शंस का होना, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। शुगर के मरीज को आप क्या डाइट में क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, डाइट में हम आपको ये बताएंगे कि आपको कुछ इसमें कोई नया मंत्र यूज़ नहीं करना है। जो आप खा रहे हैं आप उसी को खाइए, बस तरीके से खाइए। तरीके का मतलब क्या होता है, एक मेथड बताई गई थी, उसको बोलते हैं प्लेट मेथड। प्लेट मेथड का मतलब ये है कि आप एक प्लेट में बस पोर्शन साइज को चेंज कर लीजिए।
आप एक प्लेट खा रहे हैं, बिल्कुल एक प्लेट खाइए, प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। एक पूरा हिस्सा जो है उसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए या फिर प्योर वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गया, उसको यूज़ करिए। 1/4 हिस्से में आप कुछ प्रोटीन यूज़ करिए। प्रोटीन आप कुछ भी यूज़ करते जैसे सोयाबीन्स हो गए, कुछ चिकन हो गया, और 1/4 हिस्से में आप रोटी होगी या फिर रोटी होगी, ठीक है, बाजरा की रोटी, जो भी आप रोटी प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट यस, राइस को थोड़ा अगर अवॉइड करेंगे, मैदे को अवॉइड करेंगे, आलू को अवॉइड करेंगे, बिकॉज उनका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी शुगर बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कम कम खाइए, बार बार ही खाइए। कुछ फ्रूट्स का सेवन करिए जो फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे हैं शुगर डायबिटीज़ में, जैसे कि एप्पल हो गया, गावा हो गया, या फिर लेमन हो गया, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रूट जो हमें अवॉइड करने हैं वो है बनानाज को अवॉइड करना है, मैंगोज़ को अवॉइड करना है, ठीक है, चीकू को अवॉइड करना है, ग्रेप्स को अवॉइड करना है, ठीक है, एंड हमारा सीताफल को अवॉइड करना है। तो और ऑयल के मात्रा की बात करें तो ऑयल को बिल्कुल हमें कट डाउन करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज उसमें बहुत सारे ट्रांस फैट्स होते हैं जो हमारे ये ट्रांस ऑयल सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करें, कैलोरी डेफिसिट डाइट, 1600 कैलोरी डाइट, जिसको हमने डिफरेंट कम से कम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में यूज़ करना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी नई एडवांसमेंट है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई दवाई है जिससे हमारे मरीजों को शुगर की बीमारी है जिनको उनको बेनिफिट हो सकता है? यस, बिल्कुल। आज की दवाइयाँ जो आई है, पहले तो लोग बोलते थे कि हमें एक ग्लूकोज सेंट्रिक अप्रोच रखना है, कि ग्लूकोज को ही ठीक करना है। सब लोग शुगर के पीछे भागते थे। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं ओपीडी में, डॉक्टर साहब शुगर हमारा 200 है, 300 है, ठीक है। बट जो बाकी जो शुगर की एक इंटरनल बीमारियां हैं, हार्ट या फिर किडनी, उस पर कोई उनका फोकस नहीं होता था। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें वैसी दवाइयाँ, जो नई दवाइयाँ आजकल आ रही है, जो कि शुगर के साथ साथ आपके ऑर्गन्स, जो बाकी ऑर्गन्स है, उन पे भी ध्यान रखती है। और नई नई दवाइयाँ जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स बोलिए, डापाग्लिफोजन की बात करें, एम्पाग्लिफोजन की बात करें, या फिर हम बात करें GLP-1 की बात करें, या फिर बाकी जो DPP-4 इनहिबिटर्स की बात करें, नई नई दवाइयाँ आई है हमारे अभी भी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, जिससे शुगर के साथ साथ बाकी हमारी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की थी वो भी कम हो सकती है। तो सोसाइटी में जो नॉर्मल लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें फ्यूचर में आगे चल के शुगर ना हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए कि उन्हें आगे चलकर शुगर ना हो? देखिए, ये बात हमारे पहले से भी डिस्कस हुई थी कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या करने से क्या नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कभी नहीं लेना चाहिए। आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए, एक अच्छी एक्सरसाइज पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, एक अच्छा डाइटरी पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी रेगुलर डॉक्टर विजिट एंड स्क्रीनिंग। अपने शुगर को चेक कराइए, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको चेक कराइए, फुट को देखिए, अपने कोई फुट में कोई अल्सर नहीं बन रहा हो, आंखों को मॉनिटर करिए, अपनी किडनीज को इवेलुएट करवाइए, ताकि आपको कभी भी जब भी आपको लगे कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपना इवेलुएट करके शुगर को एक रूल आउट करिए। तो जैसे कि आपने अभी स्क्रीनिंग की बात करी, हाँ। तो हमारी सोसाइटी में जो पेशेंट 50 साल के ऊपर हैं, जिनको थोड़ा मोटापा है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, क्या उन लोगों को भी शुगर चेक करवाना चाहिए फ्रिक्वेंटली? देखिए, एक मोटापा की बात करें तो मोटापा एक इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है। तो ऑलरेडी एक मोटापे वाले मरीज और एज दोनों, जो मैंने बताया आपको कि एज डायबिटीज़ भी कुछ ऐसी बीमारी होती है, तो बेशक उनको शुगर चेक कराना चाहिए, ठीक है। बट वैसे शुगर्स में हमें ज़्यादा टारगेट को ज़्यादा कम नहीं रखना होता है, क्योंकि उनमें टारगेट डिफरेंट होता है। उनमें टारगेट थोड़ा हमें 7.5 रखना होता है टारगेट, क्योंकि जो ओल्ड एज हमारे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें शुगर कम होने का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनमें जो टारगेट्स हो वो थोड़ा ज़्यादा रखे, 7.5 तक रखे, और बेशक यस, उनमें स्क्रीनिंग करने की ज़्यादा होनी ज़रूरत है, क्योंकि वैसे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, और साथ में एक गिरने का रिस्क बोले और चोट लगने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए हमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका हमें केयर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़। तो अगर मान लो सर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया, हर पेशेंट के मन में एक बात होती है कि इसको परमानेंटली ठीक कर दो, ख़त्म कर दो हमारे शरीर से, तो क्या शुगर को परमानेंटली शरीर से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि परमानेंटली शुगर को कंप्लीट क्योर किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत सवाल लोग पूछेंगे आपको, बहुत लोग गलत जवाब देंगे, बहुत लोग सही जवाब देंगे इसका। बट एक बात सच है, आपको अगर शुगर है तो शुगर के साथ आप रहेंगे, ठीक है। आप उसको क्योर नहीं कर सकते, बट यस, आप उसको रिमिट कर सकते हैं, आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, शुगर को आप कंट्रोल रख सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं,
एक अच्छा कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेशन से फ्री रह सकते हैं। इसलिए एक क्योर, इसको बोले क्योर नहीं है, बट यस इट इज रिमिट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं उसको। तो सर ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब हमारा सेकंड राउंड चलेगा जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये बताना है वो क्वेश्चन सच हैं या झूठ हैं, और उनको एक लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है कि वो सच क्यों है और झूठ क्यों है। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि बहुत ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी होती है। देखिए, ये आप मुझे बोले तो ये एक सच है कि झूठ है, तो ये ना सच है ना झूठ है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ सच है ना झूठ है, ये एक सच भी है और एक झूठ भी है। क्यों सच है झूठ है कि शुगर में कैलोरीज होते हैं और कैलोरी खाने से डायबिटीज़ होता है। ठीक है, और अगर बहुत सारे आप शुगर्स खाएंगे, ठीक है, हाँ जो रिस्क होगा वो आपको जल्दी होगा, बट आप बोलेंगे मैं शुगर खा रहा हूँ मुझे उससे डायबिटीज़ हुआ है, वो नहीं हो सकता। बिकॉज कि आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं, आपके बाकी फैक्टर्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं डायबिटीज़ में। सिर्फ शुगर खाना एक फैक्टर नहीं, एक सिंगल फैक्टर है, बट यस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। केवल मोटे लोगों में ही शुगर होता है, ये एक बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसको एक मिथ बोलेंगे कि ऐसी बात नहीं है। ये पतले लोगों में हो सकता है शुगर, जो कि बिल्कुल लीन एंड थिन है। बहुत सारे यंग लोग जो बिल्कुल लीन एंड थिन है उसमें भी डायबिटीज़ हो सकता है। जैसे हमने बताया टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की हमने पहले, हमने बात की सेकेंडरी डायबिटीज़ जैसे कि शराब पीने की वजह से या पेनक्रियाज के खराब होने की वजह से डायबिटीज़, हमने बात की बाकी डायबिटीज़ लाडा या मोडी जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ होते हैं, यंग में डायबिटीज़ होते हैं वो डायबिटीज़, या फिर कभी कभी अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ जो हम बताए बात कि अर्ली ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ वो भी पतले लोगों में हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है वो लोग शुगर नहीं खा सकते। देखिए, जिन लोगों में डायबिटीज़ होता है वो लोग शुगर नहीं खा सकते। देखिए, वो लोग शुगर अगर बात करें वो शुगर नहीं खा सकते, ये तो बात गलत है। ठीक है, वो शुगर खा सकते हैं, बट यस वो सिंपल शुगर नहीं खा सकते। सिंपल शुगर नहीं खा सकते। जब सिंपल शुगर की बात करें जिसमें जल्दी हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन जाता है, बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट उसका लोड बढ़ जाता है, हमारे शुगर्स बढ़ जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर खा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर खा सकते हैं। और कुछ जो हमारे ऑल्टरनेटिव शुगर्स होते हैं जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें, बट वो भी एक लाइन याद रखिए, मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, एक मॉडरेट अमाउंट में जो कि लिमिट परमिसिबल लिमिट है उसमें खा सकते हैं। डायबिटीज़ एक सीरियस बीमारी नहीं है। देखिए, डायबिटीज़ सीरियस बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। डायबिटीज़ एक सीरियस बीमारी है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए बिल्कुल सीरियस बीमारी है जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे अक्यूट क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस है। एक मरीज डायबिटीज़ का रहता है, इसलिए ये एक बहुत सीरियस बीमारी है अगर इसको कंट्रोल किया जाए। बट अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो ये बिल्कुल हमारे उतना प्रॉब्लम नहीं करती है। आपको रेगुलर फॉलोअप कराना है, रेगुलर स्क्रीनिंग करानी है और आप अच्छी लाइफ जीते हैं। इंसुलिन से डायबिटीज़ को पूरे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, डायबिटीज़ को आप इंसुलिन से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, गलत मिथ है, क्योंकि इंसुलिन से हम डायबिटीज़ को बस कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, बट उससे हम इसको क्योर नहीं कर सकते। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। देखिए, उनको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ये भी एक मिथ है। उनको फ्रूट्स खाने चाहिए, बट उनको कुछ फ्रूट्स जैसे है मैंने बताया आपको, ग्रेप्स हो गए या फिर बनानास हो गए, मैंगोज हो गए, इनको एक परमिसिबल लिमिट होती है। जैसे कि ग्रेप्स 12 ग्रेप्स खा लिए आपने, 12 अंगूर के खा लिए, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स जैसे बताए हम कि वाटरमेलन हो गया, एप्पल हो गया, लेमन हो गया, या फिर गावा हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, ये चीज़ें हम फ्रूट्स हम उनको दे सकते हैं। बट उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट में है वो है क्वांटिटी ऑफ फ्रूट। उस क्वांटिटी में आप पूरा क्वांटिटी नहीं खाए, 1/3 या हाफ फ्रूट खाइए। जो लोगों को शुगर होता है उन लोगों को घर का नॉर्मल खाना नहीं खाना चाहिए, उन लोगों के लिए स्पेशल डायबिटिक फूड होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उनको कोई स्पेसिफिक डायबिटिक फूड नहीं होता है। उनको हमेशा एक ऐसा खाना खाना है जो घर का ही खाना हो, बट घर के खाने में एक चॉइस होनी चाहिए उनकी। यस, उनको एक डायबिटिक फूड नहीं खाना है, बट उनको एक चॉइस ऑफ फूड खाना है, जो मैंने बताया आपको कि हर एक चीज़ एक मॉडरेट अमाउंट में खानी है और एक प्लेट मेथड को फॉलो करना है कि उनके प्लेट में पोर्शन जो होना चाहिए वेजिटेबल्स का ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन कम होना चाहिए, प्रोटीन्स का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट बैठा है तो मुझे भी उससे डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये एक मिथ है। किसी इंसान से डायबिटीज़ नहीं हो सकती है, बट यस डायबिटीज़ हो सकती है, आपको फैल सकती है। ये किससे फैल सकती है? आपको ये फैल सकती है गलत खाना खाने से,
एक गलत लाइफस्टाइल से। और अगर आपका फ्रेंड है जो कि एक गलत लाइफस्टाइल एक अचीव कर रहा है, आपको उससे फैल सकती है, आप उसको देखते देखते फैल सकती है। आप उसको गलत चीज़ उसको देख रहे हैं, आप भी उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, आपको भी हो सकती है। अगर किसी औरत को डायबिटीज़ है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। उसको प्रेगनेंसी कर सकती है वो, बट यस, उसके शुगर को कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके शुगर को एक नॉर्मल लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डायबिटीज़ मदर में भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, इसलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन चल रहा है, इसका मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ है। देखिए, ये भी अगेन है मिथ है। अगर उसका इंसुलिन चल रहा है तो एक सीवियर डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कि उस मरीज़ को कभी क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में भी हमें डायरेक्टली इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो टाइप 1 में मरीज़ आता है तो हम डायरेक्टली इंसुलिन स्टार्ट करते हैं उसको। दैट डजंट मीन कि उसको सीवियर डायबिटीज़ है। कुछ मरीज़ जो होते हैं सर्जरी के टाइम, जैसे आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो आप भी सर्जरी करते होंगे, ठीक है, तो आप भी अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो आपको इंसुलिन पे स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि आप चाहते हैं कि उसका शुगर कंट्रोल है उस टाइम पीरियड के टाइम। और कुछ इन्फेक्शंस में, जैसे मरीज इन्फेक्शन में है तो उसमें भी हम शुगर कंट्रोल करते हैं। ऐसा बात भी गलत है कि अगर मरीज को इंसुलिन स्टार्ट हो तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर मरीज का शुगर कंट्रोल्ड है तो हमें इंसुलिन को स्टॉप भी कर सकते हैं, दवाई पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बाकी और बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये एक सत्य बात है कि उसको बाकी बीमारियां, अगर बोले कि इन्फेक्शंस का रिस्क बोले, वो ज़्यादा है। इम्यूनिटी बहुत कम होती है डायबिटिक पेशेंट्स में। आपने कोविड की स्थिति देखी होगी कि इसमें बहुत सारी डेथ्स जो थी वो डायबिटिक पेशेंट्स की हुई थी, जो कि जिनमें इम्यूनिटी कम थी। तो यस, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, उसमें किडनी के इन्फेक्शन बोले उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। कान का इन्फेक्शन होना, फुट के इन्फेक्शन होना, एम्पुटेशंस का रिस्क होना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है या पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल सत्य ये बात। इसमें अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी रिस्क होना है, डायबिटीज़ का होना ज़्यादा है। और हमेशा ऐसे जो बच्चे हैं उनको हमेशा एक बचपन से उनका लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, ताकि उसको आगे रिस्क, जो एक फैक्टर तो उनके पास सही जेनेटिक फैक्टर, बट एनवायरमेंटल फैक्टर उन पे हावी ना हो, और उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन एडवाइस करें आप। केवल बूढ़े लोगों में ही डायबिटीज़ होता है? नहीं, बूढ़े लोगों में डायबिटीज़ नहीं होता, ये भी एक मिथ है। यंग में भी हो सकता है, बिल्कुल यंग जो मरीज़ 15 साल, 14 साल, 8 साल, 7 साल, और कुछ डायबिटीज़, नियोनेटल डायबिटीज़ भी देखे गए हैं कि बच्चा पैदा हुआ उसको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। बच्चे में भी डायबिटीज़ हो सकता है, छोटे बच्चे में, एक एडोलसेंट में भी डायबिटीज़ हो सकता है, एक एडल्ट में भी डायबिटीज़ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बूढ़े लोगों में डायबिटीज़ हो। रेगुलर एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ को होने से पूरे तरीके से रोका जा सकता है? पूरे तरीके से नहीं रोका जा सकता है, बट अगर हम बोले कि मेन जो चीज़ है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आप पे हावी ना हो, तो बेशक उसको हम कम कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो सेफली अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं? देखिए, फिर से अगेन इसकी बात बोले कि सेफली अल्कोहल का सेवन तो नहीं कर सकते हैं, बट मॉडरेट जो अल्कोहल का इंटेक है, अगर हम बोले जो नॉन स्टेरोटोजेनिक डोजेस है, 30 ग्राम से कम बात करें तो उसका एक वो हम सेवन कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टाइम पे सेवन करेंगे तो आपको भी एक पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है, बेशक हो सकता है। और साथ में अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे, आप कैलोरीज लेंगे, और अगर आप उसके साथ बाकी डाइट भी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल रिस्क है डायबिटीज़ होने का। तो एक मॉडरेट अल्कोहल इंटेक को हम एडवाइस सजेस्ट कर सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर ए हाई अल्कोहल इंटेक। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो दवाइयाँ ले रहा है और उसका शुगर नॉर्मल है तो उसको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, अगर उसका शुगर, ये आप बता रहे हैं, ये एक देखिए, अगर आप पेशेंट डायबिटीज़ है उसको और अगर वो दवाई ले रहा है, उसका शुगर नॉर्मल है, तो अगर उसका शुगर बहुत टाइम से कंट्रोल्ड है, बहुत टाइम से शुगर कंट्रोल्ड है, तो हम दवाई की डोज को थोड़ा कम कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं साथ साथ में कि उसका शुगर कितना कंट्रोल्ड है। अगर उसका शुगर कंट्रोल हो रहा है, अचीव हो रहा है 3 साल तक या 5 साल तक विदाउट एक दवाइयों से, तो उसको बिल्कुल दवाइयाँ हम बंद कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और दिन में बहुत बार खाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एक सत्य फैक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उसको हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। बिल्कुल फास्टिंग का एक कंसेप्ट नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा खाइए और साथ में
एक कम कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। जो लोगों को शुगर होती है, अगर उन लोगों के दिमाग में या घर में कोई स्ट्रेस है या कोई टेंशन है तो उसका शुगर से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उससे शुगर का बहुत रिलेशन है। स्ट्रेस एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे हाइपरग्लाइसीमियाज होते हैं, ग्लूकोज का बढ़ना बहुत स्वाभाविक है शुगर की वजह से। इसलिए ये एक मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत घोषित करता हूँ। अगर किसी को शुगर है, अगर हो गई तो वो जिंदगी भर रहेगी। हाँ, एक अगर बोले तो ये फैक्ट है, जिंदगी भर रहेगी। एक जिंदगी भर रहना चीज़, कोई चीज़ आपका ज़िंदगी भर रह रही है, आपको परेशान नहीं कर रही है तो वो सही है, बट कोई ज़िंदगी भर आपके साथ कोई चीज़ रह रही है वो आपको परेशान कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी बट आपको परेशान नहीं करेगी, उसका रहना कोई इतना गलत नहीं है। आप उसको कंट्रोल करिए, ज़िंदगी भर रहिए, कोई बात नहीं। जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें भी क्या होता है कि अगर पेशेंट, जो ये बात भी एक अगर बोले तो गलत है कि उसको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज कर सकता है हमारा बंदा जिसको शुगर है, बट उस एक्सरसाइज के दौरान उसको अगर वो इंसुलिन पे है उसको अपने इंसुलिन को, शुगर्स को मॉनिटर करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम उसका शुगर कम हो सकता है या बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा उसको एक्सरसाइज के टाइम एक मॉनिटरिंग ऑफ शुगर लेवल ज़रूरी है। और यस, आपने देखा है कि डायबिटीज़ में हार्ट का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, अपने हार्ट का अटैक होना बहुत रिस्क होता है। इसलिए हमें हमेशा वैसे मरीज़ जिनको हार्ट की डिजीज़ साथ में, उनमें एक स्ट्रेस एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ है, अगर वो अपने दिन का कोई एक मील स्किप कर दें, छोड़ दें खाना, एक टाइम का खाना, तो उनका डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। देखिए, खाना खाने छोड़ने से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकता है, ये भी एक मिथ है। क्योंकि अगर हम उससे कंट्रोल करने की बात करें तो वो एक ये सब हार्मोन्स का एक बैलेंस्ड फार्मूला होता है, जिसमें अगर आप सोचेंगे कि मैं मील्स नहीं खाऊंगा मेरी शुगर कंट्रोल होगी, उससे बिल्कुल नहीं होगा। आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए और कम कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए। तो ये था हमारा सेकेंड राउंड। अब हमारा थर्ड राउंड होगा जिसमें हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे राउंड का नाम है रैपिड फायर। तो एक क्वेश्चन आएगा जिसका 1 वर्ड आंसर होगा, आपको उसका 1 वर्ड में आंसर देना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हेल्थ का बेटर इंडिकेटर है, BMI या फिर वेस्ट सर्कमफ्रेंस? इसमें जो बेटर इंडिकेटर की बात करें तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस बेटर इंडिकेटर है, क्योंकि वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है यही एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, विसरल फैट बताता है। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए नॉर्मल फास्टिंग शुगर जो है उनकी शुगर के लिए 120 से कम। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए खाना खाने के बाद वाली शुगर कितनी होनी चाहिए? 200 से कम। अगर मुझे शुगर है तो मुझे एक मंथ में कितनी बार शुगर चेक करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की शुगर है, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना कंट्रोल्ड है। टारगेट HbA1c लेवल कितना होना चाहिए? 7 या 7 से कम। ज्यादा कॉमन कौन सा है, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज? टाइप 2। प्रेफर ट्रीटमेंट कौन सा है, इंसुलिन या ओरल मेडिकेशंस? डिपेंड करता है डायबिटीज कौन सा है। टाइप 1 में इंसुलिन, टाइप 2 में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद ड्रग्स। इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो हमें ज्यादातर यूज करना चाहिए शुगर मॉनिटरिंग के लिए, ब्लड ग्लूकोज मीटर या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर? कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है तो ये रियल टाइम अचीव कर सकता है शुगर, तो इसे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए। अगर हम शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को बचाना चाहते हैं तो इन दोनों में से क्या बेटर है, फुट केयर, आई केयर? ये तो WS वर्ड है, दोनों को बचाना हमने। फुट और दोनों आई दोनों इंपॉर्टेंट, अगर बोले तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। डायबिटीज के पेशेंट को वेट गेन होगा या लूज होगा? देखिए, डायबिटीज के पेशेंट को धीरे धीरे वेट लूज होगा, बट अगर वेट ज्यादा है उसका तो रिस्क डायबिटीज का ज्यादा है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज? ये सबसे ज्यादा अगर मोस्ट कॉमन सिम्टम की बात करें वो है बहुत ज्यादा पेशाब का आना। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन की बात, मोस्ट कॉमन की बात करें वो है न्यूरोपैथी, नर्व्स का खराब होना। जो खाना हम खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम या ज्यादा? देखिए, डायबिटीज में हमें हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को यूज करना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब ग्लाइसेमिक लोड की बात है। ग्लाइसेमिक लोड बहुत जरूरी है क्योंकि पोर्शन पर डिपेंड करता है कि कितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। शुगर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट? देखिए, फास्टिंग शुगर करना, पोस्ट प्रेंडल शुगर करना, HbA1c करना, HbA1c 3 महीने का शुगर, और साथ में यूरिन को मॉनिटर करना शुगर्स के लिए। अगर कोई नॉर्मल इंसान शुगर चेक करवाने के लिए आता है जिसको शुगर पहले नहीं है, कितना शुगर लेवल होना चाहिए कि उसको अभी आप दवाई स्टार्ट नहीं करोगे? देखिए, अगर फास्टिंग शुगर उसका 130 से कम है तो हम मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। 130 से ऊपर है हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, 3 महीने का एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं है, देन वी गो फॉर ड्रग्स। खाना खाने के बाद वाला शुगर लेवल कितना होना चाहिए? ये खाना खाने के बाद 200 से कम होना चाहिए। जिन लोगों को शुगर नहीं होता, आप दवाई स्टार्ट
नहीं करोगे जिन लोगों को, उनका खाना खाने के बाद कितना शुगर होना चाहिए? देखिए, जिनको हम दवाई नहीं स्टार्ट करेंगे उनमें भी शुगर जो खाना खाने के बाद है वो 200 से कम ही होनी चाहिए, 200 से कम इसका टारगेट है। जिन लोगों को शुगर होता है उन लोगों को शुगर वाली ड्रिंक्स को नहीं पीना चाहिए। शुगर वाली ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जो ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या फिर जूसेस होते हैं जो दुकान में मिलते हैं, इनको बिल्कुल आप अवॉइड करिए। इनके लिए जीरो टॉलरेंस रखिए, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। बिल्कुल यार, हाई रिस्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट है शुगर्स। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने डॉक्टर रोहित रैना से डायबिटीज़ के बारे में बात करी। जो भी हमारे मन में डाउट्स थे, हमने क्वेश्चंस के थ्रू, मिथ्स एंड फैक्ट के थ्रू और रैपिड फायर के थ्रू हमारे डाउट्स को क्लियर किया। हम डॉक्टर रोहित रैना का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर शो। ऐसी और वीडियोस हम आपके अवेयरनेस के लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर दीपक।